इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लग गई है भाई, ठीक है। सारी काफ़ी वीडियोज़ एक तो थ्योरेटिकल हैं सिस्टम डिज़ाइन की, तो भाई प्लीज़ 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 कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि भाई वीडियोस कैसी लग रही हैं। हम हर वीडियो में बोलते हैं, तुम्हारा हर एक कमेंट हमें आगे आने वाली वीडियोस के लिए मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करो वीडियोस कैसी लगी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो भाई लास्ट की वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था स्पॉफ के बारे में। स्पॉफ मतलब सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, ठीक है। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं शार्डिंग के बारे में। भाई शार्डिंग देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अगर कोई डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है उसके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अगर कोई डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, अगर वो डेवलपर है, तो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि उसको ये जानना इम्पॉर्टेंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करता है डेवलपर, ठीक है। एपीआई बनाता है, एपीआई के फॉर्म में इंटरेक्ट करता है और डेटा लेके आता है, ये सारी चीज़ें परफॉर्म करता है। तो एटलीस्ट उसको शार्डिंग करनी ना हो अगर, तो एटलीस्ट उसको इतना पता हो कि शार्डिंग होती क्या है, ठीक है। और आज की वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे कि शार्डिंग के बेनिफिट क्या होते हैं, और जो हम लोग शार्डिंग पहले क्या होती है ये समझेंगे। फिर उसके बाद पार्टीशनिंग समझेंगे। पार्टीशनिंग दो तरह की होती है, हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग, वर्टिकल पार्टीशनिंग। उसके बाद शार्डिंग कितने तरह की होती है हम लोग वो देखेंगे, लॉजिकल शार्ड्स और फिजिकल शार्ड्स, ठीक है। तो आज हम लोग तीन चीज़ें समझने वाले हैं। क्या शार्डिंग क्या होती है, उसका बेनिफिट क्या होता है, पार्टीशनिंग कितने तरीके की होती है, और शार्डिंग कितने तरीके की होती है, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद द टुडेज वीडियो। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो देखो भाई, आज की वीडियो को थोड़ा सा हमने डायग्राम्स वगैरह पहले से बना के रख लिए क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े डायग्राम्स थे, तो इसलिए पहले से बना के रख लिए और इसी से समझेंगे। अब देखो शार्डिंग क्या होती है। शार्डिंग का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास एक कोई डेटाबेस हो तो उस डेटाबेस को हम लोग उस डेटाबेस के मल्टीपल पार्टीशंस कर देते हैं, ठीक है। मल्टीपल पार्टीशंस हम लोग इसलिए कर देते हैं ताकि वो डेटाबेस जो है कहीं ज़्यादा हैवी भी ना हो जाए, और कहीं वो डेटाबेस जो है मतलब ऐसा ना हो कि वो एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर बन जाए। समझ रहे हो। अगर एक डेटाबेस होगा, लेट सपोज कि अगर एक डेटाबेस है तुम्हारे पास, यहाँ पर तुम्हारे पास लेट सपोज ये एक डेटाबेस है। अगर ये एक डेटाबेस लेट सपोज तुम्हारा जो है 16 मिलियन रिकॉर्ड स्टोर करता है, तो ये तुम्हारा अगर डेटाबेस कहीं गलती से फेल अगर हो गया तो सोचो इसके ऊपर कितनी सारी जो है डिपेंडेंट एपीआईज होंगी या फिर कुछ और होगा। मान लो इसके ऊपर जो है 10,000 एपीआई रोज हिट करती हैं, 10K रिक्वेस्ट इस डेटाबेस पर आती हैं, तो वो सारी की सारी 10,000 रिक्वेस्ट फेल हो जाती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले शार्डिंग क्या होती है। शार्डिंग का सिंपल सा मतलब ये होता है डिवाइडिंग लार्ज डेटा सेट्स ऑब्लिक डेटाबेस इनटू मल्टीपल स्मॉलर डेटा सेट्स, ठीक है। तो ये होता है तुम्हारा शार्डिंग का। तो अब यहाँ पर हम लोग शार्डिंग करते क्यों हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ शार्डिंग करते क्यों हैं हम लोग को वो देखना है। तो शार्डिंग हम लोग इसलिए करते हैं कि इन केस अगर ये सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, जैसे मान लो कोई चीज़ है, अब मान लो शार्डिंग क्या है वो तुमको समझ में आ गया, ठीक है। एक जो है काफ़ी बड़ा डेटा सेट अगर हो जैसे कि ये, तो उसको मल्टीपल डेटा सेट्स में डिवाइड कर देना। अब जैसे कि देखो यहाँ पर एक ये स्टोरेज बना था, ठीक है, ये एक यहाँ पर स्टोरेज बना था, ठीक है। तो अब क्या है कि इसकी कैपेसिटी क्या थी पहले, लेट सपोज एक दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, ठीक है। पूरा डायग्राम नहीं बनाएंगे। लेट सपोज ये तुम्हारा एक डेटाबेस है, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी पहले 256 GB थी, ठीक है। इसके अंदर और डेटा बढ़ गया तो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ा दिया गया, 512 GB कर दिया गया, ठीक है। तो लेट सपोज ये तुम्हारा डेटाबेस था, इसके अंदर पहले जो इसकी कैपेसिटी थी वो थी पहले 256 GB की थी, ठीक है। उसके बाद ये कैपेसिटी को बढ़ा के 512 GB की इसकी कैपेसिटी कर दी गई। उसके बाद इसको हटा के 1 TB की कैपेसिटी कर दी गई, ठीक है। तो अब ये सोचो, ये एक सिंगल डेटाबेस जो है 1 TB का डेटा स्टोर कर रहा है, तो कितना रिस्की हो जाएगा ये अगर ये कहीं फेल हो गया। तो हमने क्या कर दिया, हमने इसकी शार्डिंग कर दी, ठीक है। हमने कर दिया इसकी शार्डिंग का मतलब होता है डेटा का डिवीजन कर दिया। तो हमने क्या करा, हमने मल्टीपल जो है यहाँ पर सब स्मॉलर डेटा स्टोरेज बना दिए। तो एक हमारा डेटा स्टोरेज लेट सपोज ये है, ठीक है। ये कितने यूज़र स्टोर करता है, लेट सपोज 4 मिलियन यूज़र ये स्टोर कर लेता है, ठीक है। और ये अपने आप में जो है 1 TB की स्टोरेज है। ऐसा ही करके हमने और मल्टीपल यहाँ पर बना दिए। ये भी जो है 4 मिलियन, ये भी जो है क्या 4 मिलियन यूज़र स्टोर कर लेता है और इसका भी 1 TB है, ठीक है। इसी तरीके से ये भी जो है
4 मिलियन यूज़र स्टोर करता है, इसका भी 1 TB है। और इसी तरीके से एक और हमने बना लिया सब डेटा स्टोरेज, वो भी 1 TB स्टोर करता है। तो हमने क्या करा, ये हमारा था ओरिजिनल डेटाबेस, ठीक है, ये हमारा था ओरिजिनल डेटाबेस। हमने इसके सब स्टोरेज बना दिए, हमने इसके सब डेटा सेट्स भी कह सकते हो, सब डेटा सेट्स बना दिए शार्डिंग करके, ठीक है। तो अब यहाँ से तुमको एक चीज़ ये क्लियर हो गई कि शार्डिंग क्या होती है। शार्डिंग तुम्हारी ये होती है डिवाइडिंग लार्ज डेटा सेट्स ऑब्लिक डेटाबेस इनटू मल्टीपल स्मॉलर डेटाबेस, मल्टीपल स्मॉलर डेटा सेट्स। अब क्वेश्चन एक ये होता है कि वाई ऐसा हम लोग करते क्यों हैं। करते इसलिए हैं कि लेट सपोज अगर हमारे पास यहाँ पर खाली एक ही डेटाबेस हो और वो काफ़ी सारा हैवी डेटा स्टोर कर रहा हो, तो ये हमारे लिए एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर की तरीके ट्रीट होगा। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर का मतलब हम लोग पहले ही समझ चुके हैं पुरानी वीडियो में, जिसका मतलब ये होता है कि अगर ये पॉइंट कहीं गलती से फेल हो गया, ये डेटाबेस कहीं गलती से क्रैश हो गया, तो डेली की जितनी भी रिक्वेस्ट आ रही हैं वो भी सब क्रैश हो जाएंगी, ठीक है। इसलिए हमने शार्डिंग करी और मल्टीपल डेटा सेट्स बना लिए। तो अब क्या है, लेट सपोज अगर हमारा कोई एक डेटाबेस क्रैश भी होता है तो हमारे पास मल्टीपल अदर डेटाबेसेस हैं जो कि अवेलेबल हैं, ठीक है, डेटा देने के लिए। अब बात आती है एडवांटेजेस ऑफ शार्डिंग। तो देखो एडवांटेजेस ऑफ शार्डिंग हमने अभी बताया, हाई अवेलेबिलिटी। यहाँ पर क्या है, अगर ये क्रैश हो गया तो अवेलेबिलिटी बिल्कुल यहाँ पर 0 हो जाएगी, ठीक है। अवेलेबिलिटी जो है इसकी 0% हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये सिंगल एक डेटाबेस था, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर था और ये पॉइंट पूरा का पूरा फेल हो गया, ये डेटाबेस पूरा का पूरा क्रैश हो गया, तो इसकी अवेलेबिलिटी जो है वो 0% तक हो सकती है। लेकिन मान लो अगर यहाँ पर एक कोई डेटाबेस क्रैश होता है, जैसे कि ये डेटाबेस क्रैश हो गया, तो इसकी अभी इस केस में अवेलेबिलिटी कितनी हो जाएगी, इस केस में यहाँ पर अवेलेबिलिटी हो जाएगी 75%, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर कुछ अवेलेबिलिटी हमको मिल रही है। अगर लेट सपोज ये भी डेटाबेस क्रैश हो जाता है, तब इसकी अवेलेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 50%। इसकी अवेलेबिलिटी कितनी हो गई, 50% हो गई। अब क्या है, खाली यही दो डेटाबेस हैं जो अभी अवेलेबल हैं डेटा देने के लिए। तो ये हो गई एडवांटेज शार्डिंग का। सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड कराता है, लेट सपोज इस डेटा के अंदर 16 लाख या मान लो 16 करोड़ 16 मिलियन, लेट सपोज 16 मिलियन यहाँ पर डेटा स्टोर है, ठीक है। तो अगर ये इसको किसी ने हैक कर लिया, मान लो कि इसको किसी ने हैक कर लिया, ठीक है, इसको किसी ने क्या कर लिया, इसको किसी ने अगर हैक कर लिया, तो 16 लाख रिकॉर्ड्स एक बार में हैक हो जाए, 16 मिलियन रिकॉर्ड सॉरी एक बार में हैक हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमने अपने डेटा को जो है कई सारे डेटाबेसेस में स्टोर कर रखा है। तो अगर लेट सपोज एक जगह कहीं ये हैक होता भी है, किसी एक जगह लेट सपोज अगर ये हैक हो भी जाता है, ठीक है, तो हम मल्टीपल अदर डेटा को सिक्योर कर सकते हैं और हमारे उधर के सारे रिकॉर्ड्स बच सकते हैं, ठीक है, उधर के हमारे सारे रिकॉर्ड्स बच सकते हैं। उस तो तुमको समझ में आया कि क्या कहते, ये हमारा था बिफोर शार्डिंग का, बिफोर शार्डिंग, ठीक है, और ये है हमारा आफ्टर शार्डिंग। ये हमारा बिफोर शार्डिंग और ये हमारा आफ्टर शार्डिंग। तो ये था शार्डिंग का बेनिफिट और शार्डिंग होती क्या है, करते क्यों हैं। अब बात आती है कि शार्डिंग हम लोग मतलब क्या होता है। शार्डिंग हम लोगों ने समझा कि डेटा का पार्टीशन, डिवाइडिंग का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर डिवाइडिंग का मतलब यही हो गया पार्टीशनिंग ऑब्लिक डिवाइडिंग लार्ज डेटाबेस इनटू स्मॉलर मल्टीपल डेटाबेसेस। तो पार्टीशनिंग का मतलब यही होता है। शार्डिंग का मतलब क्या होता है, सिंपल दो शब्दों में बता रहे हैं, डिवाइडिंग कह लो या फिर पार्टीशनिंग कह लो, ठीक है। तो अब बात आती है कि हम लोग शार्डिंग या फिर पार्टीशनिंग जिसको बोलते हैं वो करते कैसे हैं। पार्टीशन, डेटा का पार्टीशन हम करेंगे कैसे, ठीक है। तो यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं कि शार्डिंग के कितने तरीके होते हैं और पार्टीशनिंग के कितने तरीके होते हैं। तो हमने सबसे पहले शार्डिंग समझ लिया, अब हम ये समझेंगे कि पार्टीशनिंग कितने तरीके। शार्डिंग समझ लिया हम लोग ने क्या होता है, शार्डिंग क्या होती है समझ लिया। अब हम लोग ये समझने वाले हैं कि पार्टीशनिंग क्या होती है, पार्टीशनिंग एंड टाइप्स, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर पार्टीशनिंग में दो चीज़ें आती हैं, एक होता है तुम्हारा हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग, एक होता है तुम्हारा हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग और एक होता है तुम्हारा वर्टिकल पार्टीशनिंग, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग क्या होता है, थ्योरी तुम लोग पढ़ लेना, हम सीधा इमेज से समझाते हैं। वर्टिकल पार्टीशनिंग क्या होता है, देखो वर्टिकल पार्टीशनिंग सॉरी हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग क्या होता है वो हम समझाते हैं इमेज से, ठीक है। ये हमारी इमेज इधर पड़ी हुई है और हम यहाँ पर इससे समझेंगे कि हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग क्या होता है, ठीक है।
तो तुम देख सकते हो यहाँ पर एट ए टाइम इधर अभी कितने रिकॉर्ड स्टोर हैं, 4 रिकॉर्ड स्टोर हैं। हम इसको हॉरिजेंटल पार्टीशनिंग कर रहे हैं। हॉरिजेंटल का मतलब क्या होता है, ऐसे, ठीक है, और जैसे हॉरिजेंटल स्केलिंग होती है वैसे हॉरिजेंटल पार्टीशनिंग कर रहे हैं। तो हम लोग डेटा को यहाँ पर हॉरिजेंटल पार्टीशनिंग का मतलब होता है डिवाइडिंग डेटा रो वाइज, ठीक है, यहाँ पर मतलब होता है डिवाइडिंग डेटा रो वाइज, डिवाइडिंग डेटा रो वाइज। तो हमने क्या करा, पहले की जो 2 रो थी, समझ रहे हो, ये वाली जो पहले की 2 रो थी इसको अलग डेटाबेस में स्टोर किया है, और नीचे की जो 2 रो हैं, ये नीचे की जो 2 रो हैं इसको अलग डेटाबेस में स्टोर किया है। तो जो पहले की जो 2 रो हैं इसको हमने स्टोर किया है एक अलग डेटाबेस में, ठीक है, एक हमने अलग डेटाबेस में स्टोर किया है इधर, और नीचे की जो 2 रो हैं इसको हमने इधर डेटाबेस में स्टोर किया है। तो अब यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ पर जो है 2 टेबल बनी हुई हैं, 1 3 और 2 4, और इधर बनी हुई है रेंज बेस्ड 1 2 3 4, ठीक है। तो वो कुछ नहीं है, ये तुम्हारा हैश बेस्ड पार्टीशनिंग है, ये रेंज बेस्ड पार्टीशनिंग है। इस चीज़ को अभी भूल जाओ। सिंपल से तुमको एक चीज़ बस याद क्या रखनी है कि लेट सपोज तुम्हारे पास एक डेटाबेस, एक तुम्हारे पास टेबल पड़ी हुई है। टेबल क्या है, लेट सपोज ये है। तो अब देखो इस एग्जांपल से ये समझो कि यहाँ पर देखो तुम्हारे पास नीचे एक टेबल है, उस टेबल में 4 रिकॉर्ड स्टोर हैं। ऊपर के 4 रिकॉर्ड को हमने हॉरिजेंटल पार्टीशन करा है। हॉरिजेंटल पार्टीशन हम कर रहे हैं, मतलब रो वाइज डेटा हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, डिवाइड रो वाइज डेटा, या फिर इसको हम क्या कहते हैं, हॉरिजेंटल पार्टीशनिंग। तो जो ऊपर के जो 2 रिकॉर्ड्स थे उसको हमने स्टोर कर दिया अलग 2 में, और जो नीचे के जो 2 रिकॉर्ड हैं, ठीक है, नीचे के जो 2 रिकॉर्ड हैं ये, इसको हमने स्टोर कर रखा है अलग टेबल में। तो इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल पार्टीशनिंग, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजेंटल पार्टीशनिंग बोलते हैं। अब जो तुम्हारी बात आती है वर्टिकल पार्टीशनिंग की, ठीक है, अब बात आती है तुम्हारी वर्टिकल पार्टीशनिंग की। ये तुम्हारा हो गया हॉरिजेंटल पार्टीशनिंग। अब बात आती है वर्टिकल पार्टीशनिंग की। वर्टिकल पार्टीशनिंग क्या बोलता है, वर्टिकल पार्टीशनिंग इज ऑल अबाउट डिवाइडिंग द टेबल वर्टिकली एंड स्टोरिंग ईच कॉलम ऑन अ सेपरेट डेटाबेस और इन अ सेपरेट टेबल इन अ पर्टिकुलर डेटाबेस, ठीक है। यहाँ पर इसके कहने का मतलब क्या है कि लेट सपोज हमारे पास यही सेम एग्जाम्पल है, ठीक है, लेट सपोज हमारे पास यही सेम एग्जाम्पल है ऊपर वाला। तो वर्टिकल पार्टीशनिंग में तुम्हारा क्या होता है, हमने बोला था ये तुम्हारे पास एक टेबल है, इसमें तुम्हारा जो डेटा होता है वो कॉलम वाइज स्टोर होता है। वर्टिकल पार्टीशनिंग होती है इसमें क्योंकि, ठीक है। तो इसमें कैसे होता है, इस तरीके से डेटा तुम्हारा जो है डिवाइड होगा, ठीक है, मतलब नेम और स्टेटस जाएगा एक टेबल में, डिस्क्रिप्शन और फोटो जाएगी एक टेबल में। जैसे कि देखो यहाँ है, नेम और स्टेटस चला गया एक टेबल में, डिस्क्रिप्शन और फोटो चली गई एक टेबल में। तो ये अब कैसे डिवाइड होगा, अब मान लो इसकी 2 कॉपी बनेंगी, इसकी इस टेबल के 2 पार्टीशन होंगे ना। तो अब देखो यहाँ पर वर्टिकल पार्टीशनिंग करने के बाद हमने क्या किया गया, हमने ये करा कि भाई इतना डेटा जो है, ये देखो समझना ध्यान से, ये जो हमारा इतना डेटा है कॉलम वाइज इसमें कर रहे हैं ना। वर्टिकल पार्टीशनिंग का मतलब क्या होता है, कॉलम वाइज। ये हम लोग क्या कर रहे हैं, वर्टिकल पार्टीशनिंग कर रहे हैं हम लोग। तो इसका मतलब क्या होता है, हम लोग कॉलम वाइज पार्टीशनिंग कर रहे हैं। तो जो इतना लाल कलर में डेटा है उसको हमने अलग टेबल में कर दिया, और जो बाकी जो तुम्हारा नीले कलर का डेटा है, इतना डिस्क्रिप्शन है तुम्हारा, डिस्क्रिप्शन और फोटो, और ऑब्वियस सी बात है साथ में यूज़र आईडी भी। तो अब यूज़र आईडी दोनों टेबल में हमने कॉलम सेम क्यों रखी है, क्योंकि अगर मान लो यूज़र आईडी नहीं होगी तो हम कैसे पता लगाएंगे, अगर मान लो यहाँ पर 2 बॉब होते तो हम कैसे पता लगाते कौन सा बॉब कौन वाला है। तो यूज़र आईडी के थ्रू हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। उसी तरीके से डिस्क्रिप्शन और फोटो की जो हमने अलग टेबल रखी है, अगर इस केस में हम यूज़र आईडी को ना लेते तो हम कैसे पता लगाते, ये जो टेड है, मान लो यहाँ पर 2 टेड होते या फिर 2 लीना होती, तो हम दोनों में डिफरेंस नहीं पता लगा पाते, ये टेड कौन सा है और ये ऊपर वाला टेड कौन सा है, या फिर ये लीना कौन सी है और ऊपर वाली लीना कौन सी है। यूज़र आईडी क्या है, यूज़र आईडी यहाँ पर एक तरीके से प्राइमरी की तरह एक्ट कर रही है, ठीक है, जिसके थ्रू क्या है हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा बंदा कौन वाला है, ठीक है। तो ये होता है वर्टिकल पार्टीशनिंग। अब इसके बाद बात आती है डिफरेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग एंड शार्डिंग। तो हमने पढ़ा था कि शार्डिंग जो होती है वो भी यही होती है, डेटा का पार्टीशन करना, और जो वर्टिकल पार्टीशन हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग है वो भी यही है, पार्टीशन करना। तो देखो यहाँ पर एक चीज़ ये बताई थी, हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग जो होती है वो सेम डेटाबेस के अंदर होती है, ठीक है। मतलब ये पूरा जो डेटाबेस है, इस डेटाबेस को ऐसे समझो, मान के चलो कि ये तुम्हारा जो है ये पूरा एक डेटाबेस है। ये देखो, मान के चलो कि ये तुम्हारा जो है ये पूरा एक ही डेटाबेस है, ठीक है। इसी बस डेटाबेस के अंदर हमने मल्टीपल टेबल बना दी है। ये डेटाबेस तुम्हारा क्या है, द कोडर्स
द कोडर्स टीवी डेटाबेस। बस यहाँ पर क्या है, टेबल हम लोग ने अलग अलग बना ली है। ये क्या है, टेबल 1, ये पहले टेबल 1 थी, अब इसी टेबल के 2 भाग कर दिए, डिवीजन कर दिया है। ये है टेबल 3, ठीक है। इस तरीके से वर्टिकल पार्टीशनिंग क्या होती है, वर्टिकल पार्टीशनिंग में ये होता है स्टोरिंग ईच कॉलम डेटा इन अ सेपरेट डेटाबेस और इन अ सेपरेट टेबल इन अ पर्टिकुलर डेटाबेस, ठीक है, इन अ सेपरेट टेबल इन अ पर्टिकुलर डेटाबेस। अब यहाँ पर हमने डेटाबेस ही अलग कर दिया। वर्टिकल पार्टीशनिंग इज ऑल अबाउट डिवाइडिंग द टेबल वर्टिकली एंड स्टोरिंग ईच कॉलम इन अ सेपरेट डेटाबेस और इन अ सेपरेट टेबल इन अ पर्टिकुलर डेटाबेस। तो ये डेटाबेस हमारा अलग था, ठीक है। ये जो डेटाबेस था ये हमारा टोटली अलग डेटाबेस था, ठीक है। ये था लेट सपोज हमारा द कोडर्स टीवी 1, ठीक है। अब जब हमने वर्टिकल पार्टीशनिंग करी तो ये इधर के 2 कॉलम हमने ले लिए अलग टेबल में और इधर के 2 कॉलम ले लिए अलग टेबल में। अब ये कौन सी टेबल में है, ये एक अलग ही नई टेबल है, ठीक है। ये क्या है, एक अलग ही नई टेबल है। ये क्या है, एक अलग नई टेबल है ये देखो, ठीक है। ये उसी टेबल में नहीं है, मतलब वर्टिकल पार्टीशनिंग जो होती है वो अलग टेबल में है। इस टेबल का नाम क्या है, द COD2, ठीक है। तो ये है वर्टिकल पार्टीशनिंग। तो अब इसके कहने का मतलब यहाँ पर नीचे पूछने का यही है कि हॉरिजेंटल पार्टीशनिंग और शार्डिंग में फिर फ़र्क क्या हो गया। क्योंकि हॉरिजेंटल पार्टीशनिंग में हम लोग क्या करते थे, टेबल हमारी डेटाबेस हमारा सेम रहता था, बस हमारी टेबलें अलग अलग बन जाती थी। जैसे पहले यहाँ पर एक टेबल है तो अब क्या है, अलग अलग टेबल बन गई है, लेकिन डेटाबेस हमारा सेम है। और शार्डिंग में क्या होता है, शार्डिंग में जो होता है वो ये होता है कि बट इन द शार्डिंग वी यूज़ अ डिफरेंट डेटाबेस इंस्टेंस सो द नेम ऑफ द टेबल कैन बी सेम, ठीक है। शार्डिंग में हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट टेबल यूज़ करते हैं, डिफरेंट डेटाबेस यूज़ करते हैं ताकि हम टेबल को सेम कर सकें। अब तुम खुद सोचो, अगर इस टेबल का हम पार्टीशन करते हैं, हमने ये पार्टीशन कर दिया इधर, क्या अब हम इस टेबल का नाम टेबल 1 दे सकते हैं दोबारा, और इस टेबल का नाम भी टेबल 1 नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इसी डेटाबेस के अंदर टेबल 1 ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, तो हम दोबारा टेबल 1 और टेबल 1 नहीं दे सकते, ठीक है। वहीं पर ही अगर लेट सपोज ये हमारा एक द कोडर्स टीवी डेटाबेस है और इसका हम करते हैं शार्डिंग करते हैं, तो वो होगी एक अलग डेटाबेस में, ठीक है, वो होगी एक अलग डेटाबेस में। मान लो इसका नाम है DB1, ठीक है, या हम उसका नाम भी सेम कर सकते हैं, सॉरी उसका नाम है तुम्हारा DB1, ठीक है, लेकिन जो अंदर टेबल बनेगी उसका नाम है TB1, ठीक है। अब यहाँ पर हमने टेबल का नाम सेम क्यों रखा है, क्योंकि डिफरेंट डेटाबेस में है। भाई हमको पता है ना ये चीज़ कि एक डेटाबेस के अंदर सेम नाम की टेबल नहीं हो सकती है 2, तो इसलिए हमने, ये हो गया शार्डिंग का केस, ये हो गया शार्डिंग, ठीक है। तो आयो भी समझ में आ जाओ। अब इसके बाद बात आती है लॉजिकल शार्ड्स और फिजिकल शार्ड्स क्या होते हैं, ठीक है। लॉजिकल शार्ड्स और फिजिकल शार्ड्स क्या होते हैं, तुमको सीधा एग्जांपल से समझाते हैं। लेट सपोज ये तुम्हारा एक कोई डेटाबेस है, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले हैं लॉजिकल शार्ड्स वर्सेस फिजिकल शार्ड्स। तो लॉजिकल शार्ड्स क्या होते हैं, फिजिकल शार्ड्स क्या होता है, ये बात करने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले ये चीज़ समझो, एक चीज़ को ये समझो कि ये हमारा जो था एक 4 मिलियन यूज़र का एक डेटाबेस था, ठीक है। ये हमारा क्या था, 4 मिलियन यूज़र का जो है एक डेटाबेस था हमारा, ठीक है, यहाँ पर इधर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने इसको 2 डेटाबेस में पार्टीशन कर दिया। ये हमारा 4 मिलियन का एक डेटाबेस था, हमने इसका पार्टीशन कर दिया, आधा रिकॉर्ड चला गया इधर, आधा रिकॉर्ड चला गया इधर, ठीक है। तो ये क्या है, ये हुआ है फिजिकल शार्ड, समझ रहे हो। हम तुमने फिजिकली 2 डेटाबेस को काट दिया, अलग अलग कर दिया, तो ये क्या हुआ, फिजिकल शार्ड्स, मतलब 2 डेटाबेस ही तुमने अलग अलग कर दिए, ठीक है। मान लो इस डेटाबेस का कॉपी थी, मान लो ये मास्टर डेटाबेस था, ठीक है। अब तुमने एक अलग कॉपी बना दी है, इस डेटाबेस का नाम हो गया कॉपी 1, इस डेटाबेस का नाम हो गया कॉपी 2, इस तरीके से। तो ये तुम्हारा हो जाता है फिजिकल शार्ड्स। लॉजिकल शार्ड्स क्या होता है, अब मान लो इसी डेटाबेस के अंदर तुमने मान लो 100, तुमने क्या करा, इसी डेटाबेस के अंदर 0 से लेकर 100 रिकॉर्ड को तुमने अलग कर दिया और 101 से लेकर के 200 रिकॉर्ड को तुमने अलग कर दिया, तुमने कॉपी बना दी इस डेटाबेस के अंदर। 0 से लेकर 100 रिकॉर्ड को अलग कर दिया, 101 से 200 रिकॉर्ड को अलग कर दिया, ठीक है। सिमिलरली तुमने इधर भी यही किया, 201 से लेकर 300 तक तुमने अलग कर दिया, 301 से लेकर 400 तक तुमने अलग कर दिया रिकॉर्ड, ठीक है। ऐसे तुमने डिवाइड कर दिया, ये तुम्हारा हुआ लॉजिकल शार्ड, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हुआ, लॉजिकल शार्ड हुआ। इसका मतलब ये होता है कि तुम्हारा डेटाबेस तो सेम है,
तुमने कोई नई टेबल भी क्रिएट नहीं करी है, बस तुमने एक अलग अपना एक क्या बना लिया, क्राइटेरिया बना लिया, तुमने एक अलग अपना लॉजिक बना लिया कि इस कॉपी 1 के अंदर, ये जो कॉपी 1 डेटाबेस है, इसके अंदर 0 से लेकर 100 रिकॉर्ड जो हैं वो अलग रहेंगे, जिसको हम बोलेंगे पार्टीशन 1, और ये जो अलग रिकॉर्ड है 101 से लेकर 200 तक, ये होगा पार्टीशन 2। सिमिलरली इस डेटाबेस में भी तुमने जो है 201 से लेकर 300 तक के रिकॉर्ड को तुमने बोल दिया पार्टीशन 3, और 301 से लेकर 400 तक तुमने बोल दिया पार्टीशन 4। ठीक है, तो यहाँ पर तुमने फ़र्क देखा, ये जो डेटाबेस, जब मेन डेटाबेस मास्टर डेटाबेस से कॉपी 1 और कॉपी 2 बनाया गया, तो इसको हमने बोला, क्या बोला, इसको हमने बोला फिजिकल शार्ड। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल में हमने इस डेटाबेस से डेटा काट के अलग डेटाबेस में स्टोर करा और आधा डेटा बचा हुआ इधर स्टोर करा। ठीक है, लेकिन इसको हम क्या बोलेंगे, अब कि ये जो नीचे हमने काम किया है, इसको हम बोलेंगे लॉजिकल शार्ड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने कोई इसके अंदर का डेटाबेस फिर से सेपरेट नहीं किया है, ऐसा नहीं किया है कि सेपरेट करके अलग ही कहीं स्टोर कर दिया है। हमने सिर्फ एक क्राइटेरिया बना दिया है कि 0 से लेकर 100 तक होगा पार्टीशन 1, और 101 से लेकर होगा जो है 101 से 200 तक होगा पार्टीशन 2। इसी तरीके से DB2 के अंदर 201 से 300 तक होगा पार्टीशन 3, और 301 से 400 तक होगा पार्टीशन 4। तो हमने यहाँ पर डेटा को डिवाइड नहीं किया है, सिर्फ एक क्राइटेरिया बनाया है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे लॉजिकल शार्ट। आई होप समझ में आया हो, पूरी मेहनत से समझाया है लॉजिकल शार्ट, फिजिकल शार्ट। अब भाई आती है ड्रॉबैक्स ऑफ शार्डिंग के बारे में। ड्रॉबैक होता है शार्डिंग का ये कि तुमने एक बार अगर डेटाबेस को डिवाइड कर दिया तो इसको वापस ले जाना मुश्किल होता है। मतलब कि समझ लो ये तुम्हारा एक मास्टर डेटाबेस था। ठीक है, मास्टर डेटाबेस था जिसमें 4 मिलियन रिकॉर्ड्स थे। ठीक है, तुमने इसका डिवीजन कर दिया, मान लो तुमने यहाँ पर कर दिया लॉजिकल शार्डिंग कर दी। ठीक है, तुमने यहाँ पर क्या कर दिया, लॉजिकल शार्डिंग कर दी। तो अब यहाँ पर एक हो गया कॉपी 1 डेटाबेस। ठीक है, इसके पास हैं 2 मिलियन रिकॉर्ड्स, और एक हो गया तुम्हारा कॉपी 2 डेटाबेस, इसके पास हैं बाकी बचे हुए 2 मिलियन रिकॉर्ड्स। अब अगर तुमसे कोई कह दे इन डिवाइडेड सबसेट्स को, ये डिवाइडेड डेटा जो है, इस डिवाइडेड डेटा को, ये तुम्हारा क्या है, डिवाइडेड डेटा, ये तुम्हारा क्या है, ओरिजिनल होल डेटा। अब तुमसे कोई कहते हैं कि इस डिवाइडेड डेटा को वापस से ओरिजिनल होल डेटा में ले आओ, तो दैट इज इम्पॉसिबल, मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ठीक है, ये कह सकते हो क्लोज टू इम्पॉसिबल। पॉसिबल है लेकिन भाई बहुत सारी उसमें कठिनाइयाँ हैं, क्लोज टू इम्पॉसिबल है वो। ठीक है, तो ये होता है तुम्हारा ड्रॉबैक्स ऑफ शार्डिंग। अब बात आती है टाइप्स ऑफ शार्डिंग। हमने अभी तक क्या क्या समझ लिया, पहले तो ये समझो, क्योंकि हमें पता है थोड़ी सी वीडियो भी लंबी हो गई है। हमने अभी तक क्या क्या समझा, हमने समझा व्हाट इज शार्डिंग, हमने समझा नीड शार्डिंग की। ठीक है, हमने समझा एडवांटेजेस, हमने समझा टाइप्स ऑफ पार्टीशनिंग, जिसमें हमने हॉरिजेंटल समझा, वर्टिकल समझा। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने टाइप्स ऑफ शार्डिंग समझा, टाइप्स ऑफ शार्डिंग समझा, जिसमें हम लोगों ने देखा लॉजिकल और फिजिकल। ठीक है, अब बात आती है टाइप्स ऑफ शार्डिंग, मतलब लॉजिकल शार्ड, फिजिकल शार्ड समझा, लेकिन शार्डिंग आर्किटेक्चर की बात आती है, शार्डिंग आर्किटेक्चर की बात आती है। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ शार्डिंग आर्किटेक्चर लिख दो। रेंज बेस्ड शार्डिंग होता है और एक होता है की बेस्ड शार्डिंग। ठीक है, होते तो तमाम सारे हैं लेकिन हम लोग दो ही बात कर रहे हैं। रेंज बेस्ड शार्डिंग में क्या होता है, जैसा कि तुम यहाँ डायग्राम देख सकते हो, हमने यहाँ पर क्या किया, इस पूरे होल डेटाबेस में से हमने जो है इसके 3 पार्ट बना दिए। हमने बोला पहला शार्ड जो है हमारा, इन द फर्स्ट शार्ड वी आर जस्ट स्टोरिंग डेटा ऑफ 2 मंथ, दैट इज जनवरी एंड फेब्रुअरी, एंड इन द सेकंड शार्ड we are storing the data of next 2 months, that is March and April, and in the another next third shard we are storing the data of another next 2 months, that is May and June। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि हम लोगों ने अपनी पूरी जो मेन डेटाबेस था, टेबल है हमारी, मेन टेबल को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया और हमने उसको रेंज वाइज डिवाइड किया है। रेंज हमारी क्या है, रेंज ये है कि पहला जो शार्ड है हमारा उसके अंदर हम स्टोर करेंगे फर्स्ट 2 मंथ का डेटा, सेकंड शार्ड जो है हमारा उसके अंदर स्टोर करेंगे नेक्स्ट 2 मंथ का डेटा, मार्च और अप्रैल का, थर्ड शार्ड जो है हमारा उसके अंदर हम स्टोर करेंगे अनदर नेक्स्ट 2 मंथ का डेटा, दैट इज मे एंड जून। तो ये होता है रेंज बेस्ड शार्डिंग। ठीक है, हेयर डेटा इज डिवाइडेड एज पर रेंज, वही हमने बताया। हेयर स्कीमा इज सेम बट स्टिल रोज आर डिवाइडेड। स्कीमा सेम है, मतलब डेटाबेस सेम है, बस उसी के अंदर मल्टीपल टेबल्स बन जाती हैं। ठीक है, ये एडवांटेजेस वगैरह तुम देख सकते हो। की बेस्ड शार्डिंग क्या होता है, की बेस्ड शार्डिंग का मतलब ये होता है
कि टू डिसाइड इन विच शार्ड की बेस्ड शार्डिंग क्या होता है, इन दिस मेथड वी जनरेट अ हैश वैल्यू और द शार्ड की, हेयर द की is one of the attributes of the data. This hash value determines the shard will use on to store which data using a simple hash function. मतलब हम लोग यहाँ पर हैश फंक्शन का यूज़ करके शार्डिंग करते हैं। हम लोग एक हैश फंक्शन बनाते हैं, उसके अंदर हम यूज़र आईडी को डालेंगे और हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शार्ड्स कितने हैं। जैसे कि मान लो हमने सोचा कि ये हमारी मेन टेबल है, इस मेन टेबल को हम किसी 2 टेबलों में स्टोर करेंगे डिवाइड करके, ठीक है। हमने यहाँ पर अपना डिवीजन किस बेसिस पे किया था, रेंज के बेसिस पे किया था कि हम 2 मंथ्स का लेंगे और उसके बेसिस पे शार्डिंग कर देंगे। यहाँ पर हम किस बेसिस पे शार्डिंग करेंगे, हम यूज़र आईडी को हैश फंक्शन से पास करेंगे और उसका मॉड कर देंगे नंबर ऑफ शार्ड से। अब जैसे कि हैश फंक्शन यहाँ पर है, यूज़र आईडी है, नंबर ऑफ शार्ड है। यूज़र आईडी हमारी क्या है, लेट सपोज यूज़र आईडी हमारी 901 है, तो हैश फंक्शन से 901 को पास करेंगे, डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शार्ड से। टोटल शार्ड्स कितने हैं हमारे पास, हमने ये पहले से डिसाइड कर लिया है कि हम 2 ही शार्ड्स में डेटा को डिवाइड करके डालेंगे, तो वो है 2। तो लेट सपोज इसका वैल्यू आया, कुछ भी आ गया इसका वैल्यू, मान लो इसका वैल्यू आ जाता है 1, तो इसका मतलब ये है कि जो 901 वाला डेटा है वो कहाँ चला जाएगा, फर्स्ट शार्ड में। ये किधर चला जाएगा, शार्ड 1 में चला जाएगा, शार्ड 1 में चला गया, ठीक है। अब उसके बाद मान लो हमने हैश फंक्शन से पास किया 902 डिवाइड किया 2 से, लेट सपोज फिर से आया 1, तो ये चला जाएगा शार्ड 1 के पास। फिर से हमने मान लो कोई एक आईडी थी 903, उसको डिवाइड किया नंबर ऑफ शार्ड से, नंबर ऑफ शार्ड हमारा दूसरा यहाँ पर ये बना हुआ है शार्ड 2, इसकी वैल्यू आई 2 फॉर एग्जांपल, तो ये चला जाएगा शार्ड 2 में स्टोर होने के लिए। उसके बाद फिर से हमने मान लो हैश फंक्शन 904 पास किया हैश फंक्शन के अंदर, डिवाइड किया नंबर ऑफ शार्ड से, वैल्यू आई 1, तो ये कहाँ चला जाएगा, शार्ड 1 के पास चला जाएगा। तो हमारा डेटा कैसे डिवाइड हो गया, हमारी थी ये मेन टेबल, ठीक है। इस मेन टेबल के अंदर जो है 1 2 3 4 रिकॉर्ड्स स्टोर थे, ठीक है। इस रिकॉर्ड के अंदर इस टेबल के अंदर 4 रिकॉर्ड्स स्टोर थे। इधर था आईडी, ये था नेम, ये था एज, ये था सिटी। आईडी थी मान लो 1 2 3 4 और हमारे शार्ड बने हुए हैं 2, ये है पहला शार्ड और ये है दूसरा शार्ड। तो अब हमारा डेटा कैसे स्टोर हो गया, शार्ड 1 के पास कौन कौन सा डेटाबेस है, 901 902 मान लो ऐसे है, शार्ड 1 के पास 901, ये है 902, ये है 903, ये है 904। शार्ड 1 के पास 901 902 और 904 हैं, ठीक है। तो ये है 901 902 904, इस तरीके से है, ठीक है। और शार्ड 2 के पास क्या है, खाली 903 है, खाली 903। तो इस तरीके से रेंज बेस्ड शार्ड, इसको बोलते हैं की बेस्ड शार्डिंग। आई होप शार्डिंग समझ में आई होगी, ठीक है। नोट्स तुम देख सकते हो, सब डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी अवेलेबल है। इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लग गई है भाई, ठीक है। सारी काफ़ी वीडियोस एक तो थ्योरेटिकल हैं सिस्टम डिज़ाइन की, तो भाई प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि भाई वीडियोस कैसी लग रही हैं। हम हर वीडियो में बोलते हैं, तुम्हारा हर एक कमेंट हमें आगे आने वाली वीडियोस के लिए मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताया करो वीडियोस कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग। शुभम निगम साइनिंग ऑफ।